नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी के इंपॉर्टेंट अपडेट ही नहीं है, कुछ हिडन पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा जो कंपनी के बारे में डीपली जानकारी आपको मिलेगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा टाटा स्टील के बारे में। देखिए, टाटा स्टील के ऊपर पिछले दिनों में अराउंड 3% के ऊपर जंप देखने को मिला जब मार्केट क्लोजिंग हुआ। तो कंपनीज के ऊपर जो जो डेटा देखने को मिला है वो डेटा बहुत स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि टाटा स्टील के ऊपर लगातार एक करेक्शन होने के बाद फिर से टाटा स्टील रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। और वो कौन सा लेवल से रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है? जो इसका एक स्ट्रांगली सपोर्ट जोन है। जो इसका स्ट्रांगली सपोर्ट जोन है, इस जोन को मैं सपोर्ट जोन क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखिए, ये जो डेट था, ये डेट कौन सा था? जून के मंथ में एक बिग फॉल इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला, क्योंकि इलेक्शन का डे था। और इलेक्शन के डेज में ही इलेक्शन का रिजल्ट का डेट था। उस दिन में ही अच्छा खासा यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला। तो इलेक्शन के रिजल्ट के दिन हर शेयर में एक बिग फॉल देखने को मिला था। तो जो जो कंपनी रिकवरी किया, तो सोचना उस कंपनी के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में अच्छा ग्रोथ आने का चांसेस होगा। तो टाटा स्टील के ऊपर जब मैंने एक काम मतलब एक ट्रेड बना था, तो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि एक काफी धन पैटर्न बना। और ये जो पैटर्न बना था वो इसका लाइफ टाइम हाई के ऊपर बना था। तो लाइफ टाइम हाई के ऊपर नहीं, मतलब एक्चुअली लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद ही ऊपर जाने वाले थे। तो फाइनली अगर मैं लाइफ टाइम हाई को इसको मार्किंग करूं, तो ध्यान से इस चीजों को देखना कि वही लेवल के आसपास आने के बाद ही कंपनी बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहा है। तो दो रीजन हो सकते हैं। पहले यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है जहां से कंपनी पहले ही एक बार बाउंस बैक किया, दूसरी बार फिर से सपोर्ट जोन को टेस्ट करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। इसका मतलब जो लोग इस पैटर्न्स को यूज करके काम कर रहे हैं, जो बड़े प्लेयर पैटर्न्स को यूज करके काम कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे पहले कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना और ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ। तो ये जो पैटर्न बन के कंपनी आगे बढ़ रहा है, तो इस पैटर्न के बेसिस में मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के आगे बढ़ने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अभी आगे बढ़ने का पोटेंशियल का मतलब क्या है? आप देखेंगे तो यहाँ से कंपनी धीरे-धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। तो इसके लिए टाइम लग सकता है कि ठीक है, 200 डेज़ मूविंग एवरेज की इसका सपोर्ट मिलेगा। इसी सपोर्ट के बेसिस में कंपनी आगे जाने में थोड़ा-सा टाइम लगा सकते हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं, क्या इस कंपनी के ऊपर मैं एग्ज़िट करूँगा? बिल्कुल नहीं। मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, 2 कारण की वजह से। पहली तो कारण मैं आपको बता चुका हूँ। और दूसरी कारण, कंपनी के रिजल्ट भी आने वाले हैं। कब रिजल्ट आएगा? 31 ऑफ जुलाई। तो 31 ऑफ जुलाई रिजल्ट आने से पहले अगर शेयर में एक पॉजिटिविटी देखने को मिले, तो सोचना रिजल्ट अच्छा आने का चांसेस होगा। तो ये कहा जा रहा है कि पिछली बार कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया था, इस बार भी अच्छा आने का चांसेस है। देखा जाएगा क्या रिजल्ट आने वाले हैं। तो इस सेक्टर में इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो टाटा स्टील का हालत अभी थोड़ा सा खराब है, क्योंकि सेल्स नेगेटिव है, प्रॉफिट भी नेगेटिव है। तो इसको रिकवरी करने में थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं, शायद उसके बाद कंपनी जर्नी दिखा सकते हैं। क्योंकि इसका बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि टाटा जो स्टील है, टाटा स्टील जो कंपनी है, तो वो स्टील कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। मैं एक बार इसका लाइफ टाइम चार्ट के बारे में बात करूँ तो इसका अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न का अगर देखेंगे, तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखेगा, बहुत ज़्यादा। इतनी वॉलेटिलिटी भी बहुत कम कंपनी के ऊपर देखने को मिलता है। तो मैं इसीलिए टाटा स्टील के ऊपर जब जब कोई ट्रेड बनता है एज ए स्विंग बेसिस में, तब तक मैं काम करता हूँ। मेरे पास इस कंपनी के ऊपर छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ एज ए होल्डिंग है, छोटे मोटे। मतलब कल अगर कंपनी बंद भी हो जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ऐसे बात नहीं बोलना चाहता हूँ। बंद हो जाने का मतलब है कि इतनी छोटे अमाउंट्स है, जो अमाउंट्स अगर कल बंद भी कंपनी हो जाए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरीके से सिचुएशन के बेसिस में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर वो बहुत शानदार तरीके से इस कंपनी को कंटिन्यू कर रहा है। म्यूचुअल फंड के पास 10% है और एफएस के पास अराउंड 20% के आसपास। और म्यूचुअल फंड ने लास्ट कुछ फ्यू डेज में इस डेटा को देखेंगे, तो लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा जो है वो कंटिन्यूसली मार्च मई मंथ और जून मंथ में अच्छा खासा क्वांटिटी यहाँ पे बाई किया, अच्छा खासा क्वांटिटी यहाँ पे बाई किया। और इसी क्वांटिटी बाइंग के बेसिस में वो आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे दिखा सकते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। इस हाई लेवल तक जो लेवल निकल कर है 212 तक, और आप इस लेवल को देखकर ट्रेड मत कर लेना, क्योंकि मेरा खुद का रिक्सी ट्रेड है। और आप रिक्सी ट्रेड के ऊपर मत एंट्री लेना, क्योंकि ये हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है। मेरे ओपिनियन आपके साथ शेयर के हूँ, आपका क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के ऊपर सबसे पहले मैं बात करूं तो लगातार एक करेक्शन देखने को मिला।
और इसी करेक्शन के बेसिस में मुझे एक बेस्ट एंट्री पॉइंट देखने को मिला है। मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। देखिए, कोई भी स्मॉल कैप कंपनी, ध्यान से इस चीज़ों को सुनना, कोई भी स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर जब कुछ इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बने, इस तरीके से मतलब क्या है? देखिए, कंटिन्यूअसली बाइंग कैंडल बने, तो आप कहेंगे सर ये क्या बात हुआ? ऐसी तो बात आप हमेशा करते रहते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ ट्विस्ट है, सुन लीजिएगा। जब कुछ इस तरीके से कैंडल बने और इसका जहाँ पे स्टार्टिंग हुआ था बाइंग कैंडल, उसका टोटल जो लो है, इसी लो अगर 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे बने, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली इस तरीके से बाइंग कैंडल बनना चाहिए और वो भी 20% के ऊपर होना चाहिए। तो 20% के ऊपर रेंज कंप्लीट हो गया, तो फर्स्ट फर्स्ट क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। सेकंड क्राइटेरिया क्या है? अगर कंपनी का ओपनिंग जो कैंडल है, मतलब जहां से कंपनी कैंडल ओपन किया है, उस लेवल अगर 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे बने, तो ये भी एक गुड क्राइटेरिया है। तो सेकंड क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। तो जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तब एंटी बनेगा और इस हाई लेवल तक मेरा टारगेट रहेगा। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से एक एंटी मिला है और इस एंटी को मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा। हाँ, अभी क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पे एंटी लेने के बाद क्या आपको फटाफट टारगेट मिलेगा? ऐसे कोई भी गारंटी नहीं है। ये 1 साल भी लग सकते हैं, 6 मंथ भी लग सकते हैं, 1 मंथ भी 1 मंथ तो नहीं लगेगा, 1 मंथ से ज़्यादा हो चुके हैं, तो कुछ भी हो सकते हैं। तो टाइम ऑफ पीरियड पता नहीं होता। हाँ, मैं जहाँ तक टारगेट लेने वाला हूँ, उस टारगेट तक मैं इंतज़ार करूँगा। उसके पीछे सबसे पहले मैं सिर्फ पैटर्न्स को नहीं देखता हूँ, कंपनी का परफॉर्मेंस को भी देखता हूँ। तो क्या सही में परफॉर्मेंस अच्छा हुआ? चलो, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, फाइनली कंपनी का अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का जो रिजल्ट के डेटा है, वो पिछले सालों के डेटा दिखा रहा है। अभी तक डेटा अपडेट नहीं हुआ, तो मैं चलो पिछले सालों के ही डेटा दिखा देता हूँ। कंपनी का क्या हुआ? सेल्स कंटिन्यूसली बढ़े, एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट देखिए 298 से लेकर 280 करोड़, पिछले बार 300 करोड़ था। मतलब एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड प्रॉफिट कर रहा है। इतने छोटे कंपनी में खुद के प्रॉफिट को एक ही लेवल में पकड़ के रखना इतना आसान नहीं है। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। मैं तो बुलिश हूँ, आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ईजीटी प्लानर। देखिए, इलेक्शन का जब, सॉरी माफी चाहता हूँ, जब बजट का रिजल्ट आया था, तो बजट का जब अनाउंसमेंट किया गया, तब इजी माई इजी टी माई मतलब इजी टी प्लानर, जिसको हम लोग एज ए एक ऑनलाइन टिकट सेलिंग कंपनी कहते हैं, और इसी ट्रैवल कंपनीज ने अच्छा खासा बूस्ट दिखाया। चलो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ चार्ट, तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा। आप देखेंगे जिस दिन बजट आया था 23 जुलाई, तो उसके बाद देखिए शानदार तरीके से हाई वॉल्यूम के साथ एक ग्रोथ हुआ। तो बहुत सारे लोग मुझे ये भी कमेंट्स करना शुरू कर दिए कि सर आप तो बता रहे थे कि वो नीचे आएगा, तो यहाँ से बाउंस बैक करिए। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि मैं जब भी कहूँगा कि ऊपर जाएगा नीचे आएगा तो वो वैसा ही काम करेंगे। तो एक प्रेडिक्शन होता है, हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करके मैं काम करता हूँ। तो इसका नीचे जो सपोर्ट था 37 रुपीज़ के आसपास, तो इसीलिए मैंने आपको बताया था। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि चलो अभी ऊपर जाएगा बाई कर लो, अभी नीचे आएगा सेल कर लो। ये देखिए, बाई सेल करना आपके हाथ में है। मेरे ओपिनियन से कभी भी बाई सेल मत करिएगा, जहाँ पे आपको बिग लॉसेस होने का चांसेस रहेगा। आपसे सीखने के लिए आया है तो सीखते रहिए। देखिए, जहाँ पे मेरा इस कंपनी के ऊपर खुद ट्रेड लिया था, अराउंड मेरा ट्रेड कुछ इस तरीके से लेवल में है 48 टू 47 रुपीज़ के आसपास। अगर वहाँ से मैं करंट लेवल तक देखूँ, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मुझे करंटली 10% का लॉसेस चल रहा है। तो ऐसे नहीं कि हमेशा मुझे प्रॉफिट होता है। हाँ, मैंने लॉस बुक नहीं किया क्योंकि मुझे इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है। एक क्वार्टर में कंपनी रिजल्ट खराब किया, उसको देखकर मैं पीछे हट जाऊंगा, ऐसे काम मैं नहीं करता हूँ। क्योंकि कंपनी के ऊपर एक क्वार्टर्स में कंपनी लॉसेस किया, इसको देखकर पीछे हटना गलत होगा, क्योंकि एक्चुअली कंपनी लॉसेस नहीं किया। अगर ओवरऑल बात किया जाए तो कंपनी एक्सपेंस को मिटाने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले सालों से ज़्यादा हुआ। तो दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत यही पे है कि कंपनी का जो आदर्श इनकम है, वहाँ पे कंपनी बिग लॉसेस किया था, 64 करोड़ के आसपास लॉसेस कर बैठे। तो इतने दिनों से जो 3 करोड़ 4 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा था, फाइनली अगर कोई कंपनी 64 करोड़ तक लॉसेस कर बैठे, तो उसके ऊपर तो एक प्रेशर आएगा ना। तो एक क्वार्टर में लॉसेस हुआ, इसको देखकर मैं दुखी नहीं होता हूँ। और मुझे 10% से ज़्यादा लॉसेस हुआ, अगर 30% भी लॉस चले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कुछ क्वांटिटी ऑब्वियसली एवरेज करूंगा, क्योंकि मुझे इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है, क्योंकि इस कंपनी अच्छा खासा काम इतने दिनों से करके आया है। तो एक दो बार किसी व्यक्ति का खराब न्यूज़ आ गया, किसी कंपनी का खराब न्यूज़ आ गया, उसके कारण मैं कंपनी को बेकार कह दूँ, ये गलत होगा। तो मेरे ओपिनियन आपके साथ शेयर किया हूँ। बाकी इजी टी प्लानर के ऊपर मुझे लगता है टाइम लगेगा फिर से इसको रिकवरी करके ऊपर जाने के लिए। तो देखा जाएगा कितना टाइम लग सकते हैं, तो उसके लिए मैं ज़रूर इंतज़ार करूँगा।
तो आपकी क्या राय है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है पीवीवी इंफ्रा लिमिटेड। तो पीवीवी इंफ्रा लिमिटेड बेसिकली एक छोटा-सा कंपनी है, 46 करोड़ का कंपनी है। एक नैनो टाइप कंपनी हम बोल सकते हैं। उसी बेसिस में कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी यहाँ पे देखिए 2021 में 1:5 रेशियो का बोनस दिया था। तो इस बार भी कंपनी 1:1 का बोनस इशू करने जा रहा है। उसका डेट जल्द से जल्द आपको मिलेगा, तो जब डेट आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो इसीलिए किसी भी कंपनी को बाय सेल का रिकमेंडेशन मत समझना। आप आपके सेबी रजिस्टर के साथ बातचीत करके ही काम करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।